नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। कुछ दिनों के अंतराल के बाद मैं एक बार फिर से आप सबके सामने हाजिर हूं। असल में मैं वायरल से पीड़ित था, फीवर था मुझे, जिस वजह से मैं ऑफिस नहीं आ पा रहा था और ऐसे में आप लोगों के लिए सुप्रतिम से सुनिए का जो एपिसोड है वो भी रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। मगर आज मैं पूरी तरह फिट हूँ, तंदुरुस्त हूँ और एक बार फिर से आपकी खिदमत में हूँ। आज जो कहानी, जो वाक़या मैं आप सबको सुनाने वाला हूं, उसका ताल्लुक मुंबई से है। 13 अगस्त की घटना है। 13 अगस्त की सुबह यही कोई 7 साढ़े 7 बजे की बात होगी। मुंबई में एक जगह है तारदेव और इसी तारदेव में यूसुफ मंजिल नाम की एक और लोकेलिटी है, जहां पर एक अपार्टमेंट में कुछ लोगों को किसी के चीखने की और मदद के लिए पुकारने की आवाज़ सुनाई देती है। उस अपार्टमेंट में रहने वाले लोग पहले तो ऑब्वियसली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, लेकिन जब वो शोर लगातार बढ़ता ही जाता है और मदद मांगने वाला शख्स लगातार नॉनस्टॉप चिल्लाता रहता है, तो फिर आसपास के जो लोग हैं वो रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट करने के बाद वो नोटिस करते हैं कि एक पर्टिकुलर मकान से किसी आदमी के चिल्लाने की, आवाज़ लगाने की आवाज़ आ रही है। मतलब लोग ये रियलाइज़ करते हैं। इसके बाद लोग उस मकान में जाते हैं और देखते हैं कि मकान का दरवाज़ा बाहर से बंद है और दरवाज़ा ऐसे तो खुला हुआ है, लेकिन बाहर से वो उसका लेच लगा हुआ है। जैसे ही लोग उस फ्लैट का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होते हैं तो अंदर का मंजर देखकर घबरा जाते हैं। देखते हैं कि अंदर एक बुज़ुर्ग आदमी ज़मीन पर गिरा पड़ा है और उनके हाथ पाँव में टेप चिपकी हुई है। यहाँ तक कि उनके चेहरे पर और ख़ासकर मुंह में भी टेप चिपकी हुई है, लेकिन मुंह के हिस्से में जो टेप है वो थोड़ी निकल गई है। हो सकता है कि ये जो बुजुर्ग आदमी है जो मदद के लिए चिल्ला रहे हैं, उन्होंने ही अपने हाथ से किसी तरह से टेप का कुछ हिस्सा निकाल दिया हो और वो मदद के लिए लगातार आवाज़ लगा रहे हैं। लोग जब ये मंजर देखते हैं तो फिर वो फ़ौरन हरकत में आते हैं और वो फिर उस बुज़ुर्ग आदमी के चेहरे पर, मुंह पर जो टेप लगी होती है उसे हटाते हैं, हाथ और पाँव उनके खोलते हैं और इसके बाद उनसे पूछते हैं कि ये क्या मामला है, कैसे हो गया। तो वो अपने बारे में तो खैर बताते ही हैं, फ़ौरन बगल के कमरे में दौड़ कर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर उनकी धर्मपत्नी जो उसी मकान में उनके साथ रहती है, उनके साथ भी बिल्कुल वही सीन है, वही हालत हुई है। उनके भी हाथ पांव जो है टेप से बंधे हुए हैं, चिपकाए हुए हैं और मुंह पर भी कपड़ा ठूंसा हुआ है और टेप चिपकी हुई है। वो किसी तरह से रिएक्ट नहीं कर रही थी, शायद बेहोश हो गई थी। तो लोग उन्हें भी देखते हैं। इसके बाद ये मंजर देखते ही लोगों को समझ में आ जाता है कि ये मामला जो है वो क्राइम का, प्रॉबली रॉबरी का यानी डकैती का है। तो इसके बाद लोग इन दोनों बुजुर्गों को संभालते हैं। जो मेल मेंबर हैं यानी बुजुर्ग 75 साल जिनकी उम्र है, उनकी तो हालत खैर ठीक है, उन्हें सांस आ रही है, वो थोड़े देर में नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन जो उनकी धर्मपत्नी है, 70 साल की बुजुर्ग महिला, उनकी हालत जो है काफ़ी ख़राब है, वो बेहोश लगती हैं। तो ऐसे में लोग पुलिस को भी फ़ोन करते हैं और बुजुर्ग महिला को फ़ौरन अस्पताल पहुंचाया जाता है। इससे पहले कि इस कहानी में, इस वाक़े में हम और आगे बढ़ें, इन दोनों बुजुर्ग के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ। 75 साल के बुजुर्ग व्यक्ति का नाम है मदन मोहन अग्रवाल, जो इमिटेशन की ज्वेलरी का कारोबार करते हैं, बिजनेसमैन हैं। और इनकी पत्नी 70 साल की बुजुर्ग महिला, उनका नाम है सुरेखा अग्रवाल। तो सुरेखा अग्रवाल को अस्पताल पहुंचाया जाता है। मदन मोहन अग्रवाल का भी हालचाल लोग पूछते हैं, डॉक्टर उनको भी कंसल्टेशन देते हैं और वो धीरे धीरे रिकवर कर जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली सुरेखा अग्रवाल जो है उनको ब्रॉड डेड बताया जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु की वजह जो है सफोकेशन यानी दम घुटना बताया जाता है। अब जाहिर है मुंह में अगर कोई कपड़ा ठूंस दे, टेप चिपका दे, मान लीजिए सांस लेने की जगह न बचे, नाक के आसपास भी अगर टेप हो, तो किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। और इस तरह से सुरेखा अग्रवाल जो बुजुर्ग महिला है, उनकी बहुत दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है, यानी उनकी हत्या कर दी जाती है। अब तक पुलिस भी मौके पर यानी इनके फ्लैट में आ चुकी थी और पुलिस पूरे मकान का चप्पा चप्पा बहुत बारीकी से देख रही थी। और इसी दौरान पुलिस ने यह नोटिस किया कि घर में जो कीमती चीज़ें जहाँ पर रखी होती है, अलमारी हुआ और कबर्ड हुए, ये सारे जो है वो खुले पड़े हैं, कुछ टूटे पड़े हैं और घर की सारी कीमती चीज़ें गायब हैं। बुजुर्ग दंपति में से पति तो खैर जिंदा बचे हुए थे, मदन मोहन अग्रवाल, वो बताते हैं कि हाँ, 3 लोग आज सुबह सुबह उनके घर घुस आए थे और इन्हीं लोगों ने उनके साथ ये हालत की। उनके हाथ पाँव, मुंह, चेहरे, हर जगह टेप चिपका दिए
और उनके घर की सारी कीमती चीज़ें वो लूट कर फरार हो गए। मदन मोहन अग्रवाल ये बताते हैं कि ये घटना तब होती है जब वो सुबह रोज़ की तरह उठकर मॉर्निंग वॉक जाने के लिए अपने घर से बाहर निकलते हैं। उनका कहना था कि जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला और घर के बाहर पहला कदम रखा, सुबह सवेरे 13 अगस्त की सुबह, 3 लड़के अचानक वहाँ आए और उन्होंने उनको काबू कर लिया। एक अकेले बुजुर्ग मदन मोहन अग्रवाल और 3 जवान जहान मुस्टंडे टाइप के लड़के वो आए और उन्होंने मदन मोहन अग्रवाल को काबू कर लिया। उनके हाथ पाँव में फटाफट टेप लगा दिए, मुंह बंद कर दिया, मुंह पर टेप लगा दी और इसके बाद ठीक वही अंजाम, वही हाल उन्होंने उनकी पत्नी सुरेखा का भी किया। इन्होंने बताया कि वो जो तीनों लोग थे, तीनों लड़के थे, उन्होंने इनके साथ कोई मारपीट, कोई और ज़्यादा फिजिकल असल्ट जिसे हम कहते हैं वो नहीं किया। हाँ, टेप ज़रूर लगा दिया। अब टेप लगाना कोई रजामंदी वाली बात तो है नहीं, तो इस दौरान जितनी बदतमीज़ी होती थी वो तो की, लेकिन अलग से इनको कोई मारा पीटा नहीं, कोई इंजरी इस तरह का विजिबल इनके बॉडी पे थे भी नहीं। तो ये बात क्लियर है कि जो रॉबर्स थे उनका इरादा इनको काबू करके लूटपाट करना ही था और इसी लूटपाट के सिलसिले में बुजुर्ग महिला सुरेखा अग्रवाल की मौत भी हो गई। अब पुलिस को इस मामले की जांच करनी थी और रॉबर्स की पहचान भी करनी थी। जो सीन ऑफ क्राइम था उसको देखकर ये क्लियर था कि जो भी रॉबर्स थे इन्होंने इनको टारगेट करने से पहले बहुत बारीकी से इनके लाइफस्टाइल को ऑब्जर्व किया होगा। उसकी 2 खास वजहें थी। एक तो ये कि जो रॉबर्स थे उनको ये पता था कि ये जो बुजुर्ग दंपत्ति है वो अकेली रहती है। कहने का मतलब ये कि पति पत्नी घर में अकेले हैं, इनके साथ कोई और वहाँ पर नहीं रहता है, तारदे वाले उस फ्लैट में नहीं रहता है। तो ये एक सॉफ्ट टारगेट है। आमतौर पर आपको पता है बुजुर्ग लोग सॉफ्ट टारगेट होते हैं क्योंकि फिजिकली वो उतने ताकतवर नहीं होते जितने जवान होते हैं। तो एक तो ये वजह थी। दूसरी वजह ये थी कि जिस तरह से अर्ली मॉर्निंग जब वो मॉर्निंग वॉक पर निकल रहे थे मदन मोहन अग्रवाल, ठीक उसी वक्त उनको पकड़ के पुश करके ये लोग अंदर लेकर गए। उससे ये पता चलता है कि इन तीनों रॉबर्स ने पहले रेकी की थी और उन्हें ये पता था कि मदन मोहन अग्रवाल रोज़ सुबह कितने बजे घर से निकलते हैं मॉर्निंग वॉक करने के लिए। इन दोनों चीज़ों से पुलिस को ये लगने लगा कि हो ना हो इस परिवार को जानने वाला या इस परिवार के बारे में जानकारी रखने वाला कोई आदमी जिसने रेकी करके इस घटना को अंजाम दिया है। अब पुलिस ने मदन मोहन अग्रवाल से पूछताछ करने की शुरुआत की। उन्होंने अपने बारे में, अपने कारोबार के बारे में, नाते रिश्तेदारों के बारे में, जिस दुकान से उनका घर चलता है उस दुकान के बारे में, वहाँ काम करने वाले एम्प्लॉयज़ के बारे में एक एक जानकारी पुलिस को दी। इसी क्रम में पुलिस को यह भी पता चला कि अब से कुछ महीने पहले एक लड़का जो उनके दुकान पर काम करता था वो नौकरी छोड़कर चला गया था और बहुत ही एमिकेबली गया था, सौहार्दपूर्ण तरीके से गया था। कोई लड़ाई झगड़ा या कोई नफरत वाली बात भी नहीं थी, लेकिन वो अपना काम छोड़कर चला गया था। इस लड़के की पहचान जो है ऑब्वियसली चूंकि उनके यहाँ काम कर चुका था तो मदन मोहन अग्रवाल साहब ने बता दिया। उसका नाम था सुमित टटवाल। और ये सुमित टटवाल नाम का ये जो लड़का था ये बेसिकली सुरेखा अग्रवाल जो इनकी धर्मपत्नी है इनका जो नेटिव प्लेस है, ये अग्रवाल परिवार ऐसे तो राजस्थान का है। राजस्थान में भी सवाई माधोपुर की रहने वाली थी सुरेखा अग्रवाल और ये जो सुमित टटवाल है ये भी सवाई माधोपुर का है और सुरेखा अग्रवाल के दूर का रिश्तेदार भी है। तो इसी जानकारी और रिश्तेदारी के हवाले से सुमित टटवाल को नौकरी भी मिली थी अग्रवाल परिवार के दुकान पर, जो इमिटेशन ज्वेलरी का ये कारोबार करते हैं। लेकिन कुछ दिनों तक उसने नौकरी की, उसके बाद वो नौकरी छोड़कर चला गया था। ये एक जानकारी पुलिस को मिली और फिर पुलिस जो है वो आसपास जितने सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनका बहुत बारीकी से पुलिस ने मुआयना करना शुरू किया। मोस्ट ऑफ द कैमरों में पुलिस ने ये देखा, ज़्यादातर कैमरों में, कि इनकी फुटेज या तो धुंधली कैद हुई है या कैमरे से बचकर ये जाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ जगह पर इनके चेहरे पर मास्क लगे हुए हैं। इस तरह की चीज़ें पुलिस ने नोटिस की। लेकिन कुछ एक जगह पर पुलिस को इनका डील डॉल हुलिया और चेहरा भी नजर आया और इत्तेफाक से जिस दिन ये घटना हुई थी यानी 13 अगस्त की सुबह, उसके पहले भी कई दिनों तक इन लोगों को सीसीटीवी कैमरे में उस घर के आसपास और उस लोकेलिटी में देखा गया। इससे ये बात क्लियर हो रही थी कि इन लोगों ने उस जगह पर रेकी की है, जैसा कि पुलिस को पहले ही शक था। सीसीटीवी फुटेज उस बात को प्रूव कर रही थी। ऐसे में पुलिस ने उस सीसीटीवी फुटेज
के रेफरेंस से मदन मोहन अग्रवाल से फिर से बात की और उनको दिखाया भी कि ये फुटेज देखिए, अगर आप पहचान सकते हैं। तो अग्रवाल साहब ने देखा और देखने के बाद फाइनली पुलिस इस कंक्लूजन पर पहुंची कि इस मामले में सुमित टटवाल का कोई ना कोई लेना देना ज़रूर है। अब पुलिस ने पूरी ताकत लगा दी सुमित टटवाल को इंटरसेप्ट करने में। आज के ज़माने में मोबाइल फ़ोन वगैरह हर आदमी के पास है, आपको पता है। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और तमाम चीज़ों की बदौलत पुलिस मुंबई के बाहर से, प्रोबेबली मध्य प्रदेश के उज्जैन से, और उज्जैन से फिर राजस्थान के रास्ते भी पुलिस ने इस सुमित टटवाल नाम के लड़के को पकड़ लिया। सुमित टटवाल के पकड़े जाने पर उसकी गिरफ्तारी के बाद ये मामला तकरीबन सॉल्व हो गया। इस मामले के पीछे वही था, लेकिन कहानी बस इतनी सी नहीं है। वो अकेला नहीं था, उसके साथ दो और लोग थे जिनकी पहचान सुमित की निशानदेही पर ही हो पाई। इनमें एक का नाम है राजा राम मेघवाल और तीसरे लड़के का नाम है सुरेंद्र सिंह। इन लोगों ने ये बताया कि उन्होंने तकरीबन महीने भर या फिर उससे भी ज़्यादा समय से इस दंपति को टारगेट करने का फैसला किया था। वो लगातार इनके मकान की रेकी कर रहे थे, क्योंकि सुमित जब इनकी दुकान पर काम करता था उस समय सुमित को ये जानकारी मिल चुकी थी कि अग्रवाल साहब और उनकी धर्मपत्नी दोनों बुजुर्ग हैं और अपने मकान में अकेले रहते हैं। तो सॉफ्ट टारगेट वाली बात सुमित के दिमाग में तभी आ गई थी। फिर उसको ये भी गुमान था, ये भी अनुमान था कि चूंकि इमिटेशन ज्वेलरी का इनका कारोबार काफ़ी अच्छा है तो उनके पास घर में रुपए, पैसे, कैश, ज्वेलरी, ये सारी चीज़ें भी काफ़ी होंगी। तो उसने ये सारी चीज़ें एज्यूम कर ली थी और उसी एजम्पशन में उसने इस रॉबरी को पूरी तरह से प्लान किया था और राजा राम मेघवाल और सुरेंद्र सिंह नाम के दो अपने साथियों को इस मामले में शामिल किया और ये कहा कि जो भी लूट का माल उनको मिलेगा उसमें से 50% वो खुद रखेगा, बाकी 50% वो दोनों लोग डिवाइड कर लेंगे। इस समझौते के तहत इन तीन लोगों ने मिलकर रॉबरी प्लान की और रॉबरी प्लान करने के बाद 8 अगस्त को वो राजस्थान से चले। तीनों राजस्थान के हैं। 8 अगस्त को राजस्थान से चले, बीच में एक आध दिन कहीं रुके और 11 को ये पहुंचे मुंबई। 11 को मुंबई पहुंचने के बाद मुंबई में धोबी तालाव नाम का एक जगह है, वहाँ पर इन्होंने एक होटल लिया सस्ता सा और उस होटल में तीनों रुके और रुक कर ये प्लान करते रहे कि कैसे इन्हें स्ट्राइक करना है उस मकान में और कैसे लूटपाट करनी है। रेकी वो पहले ही कर चुके थे। उसके बाद 11 अगस्त की ये बात है, 12 अगस्त को ये लूटपाट करने के लिए उनके घर पहुँच गए। 12 अगस्त की सुबह इनको पता था मदन मोहन अग्रवाल कितने बजे सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं। जैसे ही वो उनके मकान पर पहुंचे उन्होंने देखा कि मकान जो है वो अंदर से बंद है और मदन मोहन अग्रवाल जो है मॉर्निंग वॉक के लिए निकल चुके हैं, या हो सकता है कि रास्ते में मदन मोहन अग्रवाल को निकलते हुए इन्होंने देख लिया। टाइम जो है उस मामले में ये थोड़ा लेट हो गए और उस दिन यानी 12 अगस्त को इन्होंने जो रॉबरी प्लान की थी उसको उन्होंने एक दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया, सिर्फ इसलिए कि उनको लगा कि मदन मोहन अग्रवाल बाहर चले गए हैं तो अब अगर वो रॉबरी करने के लिए जाते हैं तो हो सकता है कि पीछे से जब मदन मोहन अग्रवाल आ जाएं तो इनका भेद खुल जाए, दोनों लोगों को काबू करना संभव नहीं हो पाएगा। तो इसलिए उन्होंने पोस्टपोन कर दिया और अगले दिन यानी 13 अगस्त को इन्होंने फिर से उस मकान पर धावा बोला और 13 अगस्त को जो जो हरकतें इन्होंने की, जिस तरह से इन्होंने लूटपाट की, वो पूरी कहानी अब आपको पता है, मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो ये थी पूरी कहानी, अपने आप में बहुत ही दर्दनाक। देखिए मौत भी कैसी अजीब चीज़ है। वो 12 अगस्त को ही सुरेखा अग्रवाल को आनी थी, लेकिन इत्तेफाक से उस दिन कातिल लेट हो गए और सुरेखा अग्रवाल को 24 घंटे की ज़िंदगी और मिल गई और फिर उनकी मृत्यु हुई 13 अगस्त को उसी रॉबरी के चक्कर में। तो खैर पुलिस ने इस मामले को सुलझा लिया है और वो कहते हैं ना, एक कहावत है कि जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद कर दिया। तो ये सुमित टटवाल के लिए ये बात, ये कहावत बिल्कुल फिट बैठती है। अब इन गुनहगारों को पुलिस कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाएगी, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। तो आज की कहानी, आज की पेशकश यहीं तक। आप अपनी राय इस घटनाक्रम पर ज़रूर दीजिएगा, चूँकि एक लंबे ब्रेक के बाद, कम से कम 4-5 दिनों के ब्रेक के बाद आप सबके सामने हाजिर हुआ हूं, तो कोई प्रीवियस स्टोरी या उसका कमेंट आप लोगों के सामने नहीं पढ़ पा रहा हूं, उसके लिए आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूं। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमेशा की तरह कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय ज़रूर दीजिए। कुछ कमेंट्स, कुछ लोगों के नाम अगले एपिसोड से उस सिलसिले को मैं फिर से शुरू कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।